हम कल ये बात कर रहे थे बुनियादी तौर पे कि मुज़ाकरात जो हैं उनमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो नेगोशिएबल हो सकती हैं और कौन सी नेगोशिएबल नहीं हैं। यानी किन चीज़ों पे सौदेबाज़ी की जा सकती है और किन चीज़ों पे सौदेबाज़ी नहीं की जा सकती। मुझे अगर आप में से कोई बताए कि किन चीज़ों पे बार्गेनिंग की जा सकती है और किन पर नहीं की जा सकती। कल हमने यहीं पे बात ख़त्म की थी, तो यहीं से शुरू करते हैं। एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स? सर कल जो हमने पढ़ा था सेशन के मुताबिक कि किन चीज़ों पे हम लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं और उनकी डिमांड हम लोग कम करवा सकते हैं। वो यही हो सकता है कि अगर आप शायद गेन करते हो, जितना ज़्यादा आप टाइम टाइम गेन करोगे, उससे होगा ये कि एक तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो ऑक्सीजेज और जो मुल्ज़िमान यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड वगैरह हो गया, मशरूबात वगैरह होगी, मेडिसिन हो गई, तो उनको जो है उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो वहाँ पे अगर कोई कैजुअल्टी होती है मुल्ज़िमान में या हॉस्पिटल्स में और वो मेडिकल फैसिलिटी माँग रहे हैं, तो इन चीज़ों पे हम उनके साथ बात कर सकते हैं, फूड पे हम उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, मेडिसिन पे उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इसके बरअक्स मंशियात या असला या किसी और ऐसी चीज़ पे हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उस चीज़ पे हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो मज़ीद असला माँग रहा है कि हमें वेपन प्रोवाइड की जाए या हमें मंशियात वगैरह प्रोवाइड की जाए, तो या हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड की जाए ताकि हम यहाँ से एस्केप कर सकें, ऐसी चीज़ें हम लोग इन चीज़ों पे मुज़ाकरात नहीं कर सकते। हाँ, जो बेसिक नीड्स है, उस पे हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं और उससे हम लोग ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है, वो हम लोग बार्गेनिंग करवा के वो कम भी करवा सकते हैं और ये उसी सूरत में होगा कि हम अपने मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन फाइनल डिसीज़न वही है जो आपने कहा था, जो कमांडर होगा, उसके हाथ में होगा। उसके वो मतलब नोटिस में ला के सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है, जो मुज़ाकरात जिन चीज़ों पे हो सकती है, उन पे हम लोग उसके साथ मुज़ाकरात करें, जैसे कि फूड, मेडिसिन, मशरूबात वगैरह। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया। वेरी वेल डन। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कल हमने नेगोशिएशन प्रायोरिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि तरजीहात क्या होनी चाहिए मुज़ाकरात के लिए। जब किसी सिचुएशन में, किसी क्राइसिस में आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपके ज़हन में कौन-सी 3 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, कौन-सी 3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जो आपकी मकासद में शामिल हैं कि 3 बड़े ऑब्जेक्टिव कौन-से हैं या 3 प्रायोरिटीज़ आपकी कौन-सी होनी चाहिए? वो कौन जवाब देगा जी इस बात का? जी हाँ सर, वो एमएल साहब से पहले मैं भी यही बात करना चाह रहा था, तो उन्होंने भी तकरीबन वही बातें कही हैं। इसमें यही है कि वो मुज़ाकरात जिससे हम कर रहे हैं, वो ऐसी पर्सनैलिटी जिस पे वो ट्रस्ट करता है, तो उसको भी हम बीच में ला सकते हैं मिसाल के तौर पर। ख़ास करके ऐसा चीज़ जैसे असला और मंशियात वग़ैरह, या जिससे हम समझते हैं कि हमारा काम बनने की बजाय बिगड़ जाएगा, तो ऐसी चीज़ों से हमें मुहतात रहना पड़ेगा सर। बाकी वो फैमिली को अगर कहता है, उसको भी हम तलब करके उससे हेल्प आउट कर सकते हैं उसको, यानी कि जिससे मतलब बेहतरी की तरफ हम जाएँ, रिज़ल्ट अच्छा हमें मिले। अच्छा, गुलाम अली साहब ये बताएँ कि जो अभी मैंने सवाल पूछा है कि सर नेगोशिएशन प्रायोरिटीज़ यानी हमारी क्या मकासद होने चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए जब हम नेगोशिएशन के लिए जा रहे हों, ऐसी किसी सिचुएशन में? इस बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, बेसिक वो जो टू द पॉइंट तो ज़हन में नहीं है। तो चलें कोई ये एक है प्रायोरिटी बता दें। आप जा रहे हैं नेगोशिएशन करने के लिए, कोई एक मकसद आपके ज़हन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सर, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, वो हमारा मकसद हासिल हो। मकसद तो जो उसके ओवरऑल हो गया पास, ना, उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ इंश्योर करनी है? वैसे तो सर सेफ्टी फर्स्ट होता है, और जो जिसको अगर उसने वो हाईजैक किया हुआ है, उसके लिए भी, उसको भी महफूज रखना है हमें। सेफ्टी, बिल्कुल।
सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है सेफ्टी। और सेफ्टी में कौन कौन सी चीज, किस किस की सेफ्टी शामिल है? मगवी की, हॉस्टेज की सेफ्टी, पुलिस ऑफिसर्स की सेफ्टी, और जी इवन जो अगवाकार है या सब्जेक्ट है उसकी भी सेफ्टी जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने जानी नुकसान नहीं होने देना कोई। जी अच्छा, सर। दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जी, कोई मुझे बताए? सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी, जान की हिफाजत। सर दूसरी मेरे ख्याल में सर कमांडर, नहीं अच्छे कमांडर होना चाहिए, और उसके मुज़ाकरात का जो मुझसे मुज़ाकरात करनी है उनके साथ टच होना चाहिए सर। नहीं, वो तो देखें, वो तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ना। आपका मकसद क्या है? पहला मकसद ये है कि जान की हिफाजत की जाए, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की जान की हिफाजत की जाए। दूसरा मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए। शाह वली साहब आप बताएं, आपने हैंड रेज किया। सर दूसरा मकसद ये होना चाहिए कि आसपास जितने भी हमारे अवाम है उनकी हिफाजत करनी चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, वो भी सेफ्टी के जुमरे में नेगोशिएशन आ गया। ऐसे होने बिल्कुल चाहिए। ठीक जी है। सर। इसके अलावा और मुझे कोई बताएं, और कोई प्रायोरिटी या और कोई होनी चाहिए मकसद आपके ज़हन में? जी बताइए। सर दूसरी प्रायोरिटी मेरी नज़र में ये है कि जो अगवाकार है उनको मतलब ऐसी कोई सख्त बात नहीं कहनी चाहिए या उनको थ्रेट नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा कर देंगे या फायर कर देंगे या अटैक कर देंगे देखिए, या नहीं नहीं रेप। अमल खान, मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर। ये है बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी। आप बता रहे हैं हिकमत अमली के बारे में, मैं तरजीहात की बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटीज की। पहली प्रायोरिटी है सेफ्टी ऑफ लाइफ। मैं बता देता हूँ, दूसरी प्रायोरिटी कल हमने पढ़ा था एप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उसको, बंदे को अरेस्ट भी तो करना है ना। कि पहले नंबर पे आपने सबकी हिफाजत करनी है, दूसरे नंबर पे एप्रीहेंड करना है, और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो भी एरिया है या बिल्डिंग है या उसको क्लियर करना है, उसको सिक्योर करना है। तो ये मेनली तीन प्रायोरिटीज थी। तो चलें जी, हम आप आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं एक्टिव हैं, माशाल्लाह जाग रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन। कल हमने जी घेराव या मुहासरे में एक्शन के निसाब। अब हम आ रहे हैं इसमें कि जो ऑपरेशनल साइड है इसकी, जो टैक्टिकल साइड है, कि कैसे जब मुज़ाकरात का जो अमल है, जाहिर है उसके पीछे सिर्फ एक पूरा प्लानिंग का अमल भी होता है, उसके पीछे पूरी एक टीम होती है, उसके पीछे पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो लिहाजा ये इन आइसोलेशन नहीं होता, बल्कि इन सब चीज़ों को आप इकट्ठे एक टीम वर्क के तौर पे करते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जी ये है कंटेन। तीन लफ्ज याद रख लें अगर: कंटेन, आइसोलेट एंड निगोशिएट। ये तीन चीजें, कंटेन, आइसोलेट एंड निगोशिएट। घेरना, अलहदा करना और गुफ्तगू करना, ये तीन स्टेप्स हैं। पहला चीज क्या है? कंटेन कर लेना। एक सिचुएशन है, उसको हमने कंटेन कर लेना है। कंटेन करने से मुराद ये है कि उसको मजीद बिगड़ने से बचाना है। मिसाल के तौर पे अगेन, कहीं पर कोई रोड ब्लॉक हो गया। रोड ब्लॉक के दौरान जो है वो लोग, फर्ज करें कि 100 लोग जो हैं वो वहां पर आ गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, और उन्होंने तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी, चीजें तोड़नी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, मिसाल के तौर पर। अब क्या है कि सबसे पहले उनको क्या करेंगे? हम कंटेन करेंगे। यानी पहले नंबर पे ये कि वो जो 100 की तादाद है वो मजीद ना बढ़ने दी जाए, कि ये 100 लोग ही रहे। और दूसरे नंबर पे कि वो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनसे उसे किसी तरह रोका जाए। तो वो बैरिकेड्स लगा के चीजों को और उनको चारों तरफ से कॉर्डन करके इसको कंटेन किया जा सकता है। और दूसरी चीज है आइसोलेट। आइसोलेट मतलब अलहदा करना, कि उनको बाकी सारे उसके एनवायरनमेंट से, जो उसके इर्द गिर्द है, मसलन उस रोड के इर्द गिर्द क्या है, उस रोड के इर्द गिर्द दूसरी रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सब से उसको आइसोलेट करना है ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरों के ऊपर ना हो।
उसके लिए आप बैरिकेड्स लगाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, उस एरिया को आइसोलेट करते हैं, उस एरिया को या उस जगह को, उस मकाम को आप दूसरी अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट से आइसोलेट करते हैं, कॉर्डनिंग करते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं, गाड़ियां खड़ी करते हैं, और फिर आप उसको जो है निगोशिएशन, फाइनल स्टेप ये है कि आपने गुफ्तगू भी करनी है, निगोशिएट भी करना है। थर्ड स्टेप है निगोशिएशन का। तो पहले आप उसको कंटेन करेंगे, फिर आप उसको आइसोलेट करेंगे, और फिर आप नेगोशिएट करेंगे। अगर कंटेन किए बगैर और आइसोलेट किए बगैर आप नेगोशिएशन शुरू कर देंगे तो फिर वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं होगी, उसमें कोई भी जो है अनडिजायर्ड उसका आउटकम हो सकता है, कोई गलत बंदा उस सिचुएशन में एंटर हो सकता है, किसी और दूसरे को बाहर इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। अगर पुलिस का और सब्जेक्ट्स का आपस में क्लैश हो जाता है, कोई क्रॉस फायर हो जाता है, तो इर्द गिर्द के गुजरने वाले साथ से लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, ट्रैफिक को नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा उस वक्त आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप निगोशिएट कर सकें, तो लिहाजा पहले उसको कंटेन करें, फिर आइसोलेट करें, और फिर निगोशिएशन शुरू करें। हिकमत अमली के इख्तियारात मीन्स टैक्टिकल ऑप्शंस, यानी आपके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद होनी चाहिए। आजकल के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, केमिकल एजेंट्स भी जो हैं वो बड़े मौसर हैं, और ऐसे भी केमिकल एजेंट्स हैं जिनके ज़रिए बेहोश किया जा सकता है किसी शख्स को, ऐसे भी केमिकल एजेंट्स हैं जिनके ज़रिए किसी को सुन्न किया जा सकता है या बेहिस किया जा सकता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये पुलिस के पास मौजूद है। सिर्फ ये है कि उस वक्त जब आप मुज़ाकरात के अमल के लिए जा रहे हैं तो आपकी तमाम टैक्टिकल ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास और रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए कि अगर किसी वक्त किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाए तो फौरी तौर पे अवेलेबल हो। तो आप केमिकल एजेंट्स अपने साथ रख सकते हैं, इसके अलावा स्नाइपर, गोली चलाने वाले से मुराद स्नाइपर्स हैं, स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं स्नाइपर्स इस मकसद के लिए, और उनको विंटेज पॉइंट्स पे बिठाया जाता है, खड़ा किया जाता है, ताकि वो किसी ऐसे एंगल से निशाना ले सकें किसी भी भागने वाले का, या कोई अगर एग्रेशन करने की कोशिश करता है तो कम से कम पुलिस के निशाने पर वो हों। और थर्डली, अगर फोर्स्ड एंट्री आपको करनी पड़ जाती है, अगर कोई और सिचुएशन आपके पास नहीं बचती, तो फिर आपके पास एक स्क्वाड तैयार होना चाहिए, और वो बंदे अपनी पोजीशंस पे रेडी होने चाहिए कि जब उनको ऑर्डर दिया जाए और कमांड दिया जाए तो वो अपनी ड्रिल के मुताबिक उस जगह पर एंट्री करें। एंट्री करने के ज़ाहिर है अपने वो पूरे एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, मौजू है कि वो किस तरह से आपने किसी प्रेमिसेस के अंदर एंटर होना है, लेकिन वो चूंकि हमारा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है, मुज़ाकरात हैं, तो हम इससे बेसिकली सिर्फ ये रिलेट करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात कार के पीछे ये तीनों लोग मौजूद होते हैं। उसके साथ फोरेंसिक साइंटिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी उसके साथ होता है, जो कि बैकग्राउंड में मौजूद होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, उनकी टैक्टिकल टीम होती है, और फोर्स एंट्री करने वाली यानी असॉल्ट टीम भी होती है, जिसे हम नॉर्मली असॉल्ट टीम कहते हैं। रोकथाम का मकसद यानी कंटेनमेंट, जैसे कह रहे हैं कि कंटेन करें, कि खतरात के फैलाव को रोकना है, अफराद और अमलाक पर खतरे के मुज़र असरात को कम करना है, मुतलका फ़र्द के फ़रार को रोकने के लिए, बुरानी मकाम में गैर मुतलका अफराद के दाखिले को रोकने के लिए, मुतलका फ़र्द को बैरूनी दुनिया से अलग करने के लिए, और मुतलका फ़र्द पर दबाव डालने के लिए। ये कंटेन करना और आइसोलेट करना जो है, अलग करना, ये इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड जी। ज़बानी रोकथाम या वर्बल कंटेनमेंट क्या होती है? एक तो कंटेनमेंट है कि आपने बैरिकेड्स खड़े कर दिए, आपने ट्रैफिक स्टाफ डिप्लॉय कर दिया, आपने एरिया को कॉर्डन कर दिया, लेकिन ज़बानी कंटेनमेंट या जिसे वर्बल कंटेनमेंट कहते हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो उसका क्या मायने है कि आप जल्द अज जल्द जो है, जितनी जल्द मुमकिन हो, आप सब्जेक्ट से रब्ता करें। सब्जेक्ट माने हमारी नज़र में मुलज़म है जिसने वो सिचुएशन क्रिएट की है, तो सब्जेक्ट से या मुतलका फ़र्द से। अब मुतलका फ़र्द वो है जिसने हॉस्टेज बनाया हुआ है, और मुतासरा फ़र्द वो है जो हॉस्टेज बना हुआ है। मुतासरा फ़र्द को नुकसान पहुंचाने से बाज रखने के लिए मुतलका फ़र्द पर कब्जा करें। कब्जा करने से मुराद ये नहीं है कि उसको पकड़ लें, यानी उसको ऑक्यूपाई करें, उसको इंगेज करें। यहाँ कहीं कहीं अल्फाज शायद
अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो मैं आपको एक्सप्लेन साथ साथ कर रहा हूँ। इस बात के इम्कान को कम करें कि वो पुलिस पर गोली चलाए। मुतलका फर्द पर पेशा वराना पुलिस जो है प्रोफेशनल उसको अंदाज़ा होना चाहिए या उसको एहसास दिलाएं कि जी ये प्रोफेशनल लोग हैं, जो कि अपना प्रोफेशनल डिमीनर और बॉडी लैंग्वेज से उसको शो होना चाहिए कि वो किसी किस्म के इमिनेंट डेंजर के अंदर नहीं है, बल्कि ये निगोशिएट करने के लिए आए हैं। तो लिहाजा जब आप वर्बली उसको कंटेन कर देते हैं या उस तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, तो जाहिर है उस सिचुएशन में मजीद एग्रीवेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके खदशात मुतालबात का जवाब देने का मौका फराहम करें। गलत फहमियों को कम करने और उलझनों को कम करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि अगर कंटेनमेंट ना की जा सके तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़ाहिर है इस सारी सिचुएशन में कमांड एंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं रहती। मुतलका अफराद से जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और इसके अलावा कम्युनिटी भी इसमें ख़तरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। आमतौर पे जो कम्युनिकेशन के ज़राए होते हैं वो कौन से हैं? उसमें टेलीफोन है, रिटन नोट है, इंटरनेट है। ये आजकल बुलहॉर्न और इस किस्म की काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। फेस टू फेस यानी रूबरू, आमने सामने, या आप एक कवर से बात करते हैं, यानी आप किसी चीज़ की आड़ में रहते हुए बात करते हैं। फेस टू फेस बात करते हैं या किसी चीज़ के कवर में रह के बात करते हैं। मुज़ाकरात को हमेशा रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी जब आप निगोशिएट कर रहे हैं तो कोशिश करें कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके पास हो, या अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फ़ोन पे तो आप वैसे ही आजकल बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है फ़ोन के ऊपर। तो उसको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपको उस सारी कॉन्वर्जेशन को दोबारा सुनने का मौका मिले, और आप फिर उस सिचुएशन यानी जो वो रिकॉर्डिंग आप अपने कमांडर को या किसी और सेकंड थर्ड पर्सन को भी देते हैं जो आपकी टीम का हिस्सा है, तो वो उस पे ज़्यादा फोकस करके वो उसमें से जो दूसरा शख्स है सब्जेक्ट की कमजोरियां ढूंढी जा सकती हैं, उसके वीक पॉइंट्स का हमें पता चल सकता है, एनालिसिस हम उसका कर सकते हैं, उसकी शख्सियत का एनालिसिस उससे पॉसिबल है। तो ये रिकॉर्डिंग इन तमाम, और लेटर ऑन ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए भी ये रिकॉर्डिंग्स जो है वो यूज़ की जा सकती है। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, आप सबसे सवाल है कि जब मुज़ाकरात जो है वो फ़ोन पर करने बेहतर हैं या फेस टू फेस करने बेहतर हैं? कोई आप में से जवाब दे कि मुज़ाकरात नेगोशिएशन जो है फेस टू फेस करनी बेहतर है, या जी अहमल साहब आप बताएं। सर मेरे ख्याल में मुज़ाकरात जो है वो थ्रू टेलीफोन अगर हो जाए तो बहुत। वजह ये है कि फेस टू फेस मुज़ाकरात करने में कई बार ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट है या जो नेगोशिएशन टीम है वो हाइपर हो जाती है। तो ज़्यादातर औकात जो सब्जेक्ट है वो हाइपर हो जाते हैं। वो पहली बार ऐसे डिमांड रख देते हैं जो बिल्कुल एक्सेप्ट करने की जो है वो काबिल नहीं होते। तो वो जितनी ज़्यादा डिमांड रखता है और आप इधर से कहते हो कि मैं बात करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगा, फेस टू फेस अगर आप उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको ट्रस्ट नहीं दिलाओगे या ट्रस्ट पे कोबिट नहीं करोगे, तो हो सकता है वो हाइपर हो जाए और जो मुज़ाकराती टीम है या हॉस्टेज है उसको नुकसान पहुँचे। तो अगर टेलीफ़ोन के थ्रू हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, आपकी राय का हम एहतराम करते हैं अहमल खान साहब। गुल मोहम्मद साहब आप बताएं, आपका क्या ख्याल? सर मेरे ख्याल में ये आलात पे मुनासिर है। अगर कहीं रोड पे जो है कोई एहतजाज है, घेराव किया है किसी जगह पर, तो वहां पे फेस टू फेस होना चाहिए। अगर किसी शख्स को अगवा करके जो नो गो एरिया में उसको यरगमाली बनाया हुआ हो और हमें ये खतरा हो कि कहीं हम वहां पे हमारे लिए रिस्क हो, तो ऐसे जगह पे बिल्कुल फोन पे होना चाहिए, रिकॉर्ड पे, टेलीफोन पे मुज़ाकरात होने चाहिए। तो सर हालात के मुताबिक जो है, अगर कोई सिटी एरिया है, इस तरह जलाओ घेराव है किसी जगह पे, या कोई धरना है, तो वहां पे फेस टू फेस बेहतर है, क्योंकि इनसे इनको इत्मीनान मिलेगा कि ये लोग आ गए और उस पर
वो आपके बातों से मुतासिर भी हो सकते हैं, आप किसी और को भी मदद ले सकते हैं उनको फेस टू फेस बिठा करके। अगर जो है वो किसी नो गो एरिया है तो उस पे फोन पे होना चाहिए सर। जी वेरी गुड, बिल्कुल हालात के, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि ये हालात पे डिपेंड करता है कि जैसे आम कोई धरना है या सिट इन है तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप खुद सामने जाके फेस टू फेस बातचीत करें, क्योंकि उसकी एक अपनी प्रेजेंस है, उसकी एक अपना, क्योंकि जब आप किसी से आमने सामने बात करते हैं तो फिर आपकी शख्सियत भी उसमें कार फरमा हो जाती है। जब फ़ोन पे आप बात कर रहे होते हो तो जाहिर है कि वो इंटरेक्शन लिमिटेड होता है उसकी। लेकिन अगर जैसे उन्होंने कहा कि एक इंतहाई सेंसिटिव हॉस्टेज सिचुएशन है, उसमें फ़ोन पे बात करना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप अपने आप को एक्सपोज ना करें फौरी तौर पे, और इनिशियल स्टेजेस में आप टेलीफोनिकली राब्ता कर लें। गुलाम अली साहब, आप बात करें, आपने हैंड रेज किया हुआ। सर बिल्कुल ऐसे ही हालात पर मुनसर होता है। फिजिकली अगर आपके पास मौजूद है सब्जेक्ट, तो आप उसको फेस टू फेस बेहतर रहेगा। उससे ये भी होता है ना सर कि आप उसके एक तो फेस एक्सप्रेशन जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जो उससे बेहतर हिकमत अमली से वो डील कर सकते हैं। तो फ़ोन पे तो मेरे हिसाब से वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब वो बंदा फिजिकल मौजूद ना हो आपके पास सर। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सेंसिटिविटी क्या है सिचुएशन की, रिस्क कितना है सिचुएशन में, क्योंकि जब आप फेस टू फेस जाते हैं तो अगले बंदे के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी चांस है कि वो शख्स जो है वो आपको नुकसान पहुंचाए या आपको भी हॉस्टेज बना ले। ऐसे भी इम्कानात होते हैं, तो लिहाजा वो उसमें स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनिशियल स्टेजेस पे कैसे आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको कंटेन करना है, आइसोलेट करना है, फिर निगोशिएट करना है। अब निगोशिएशंस के भी लेवल्स हैं, निगोशिएशंस की स्टेजेस हैं कि पहली स्टेज में आपने जब फर्स्ट कांटेक्ट उससे करना है तो आपने उस वक्त अपनी असेसमेंट करनी है कि क्या फर्स्ट कांटेक्ट फेस टू फेस होना चाहिए या फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो टेलीफोनिकली होना चाहिए। दोनों केसेस में आपने रिकॉर्डिंग उसकी जरूर करनी है। तो अगर आप समझते हैं कि सिचुएशन ज्यादा रिस्की नहीं है तो आप फर्स्ट कांटेक्ट भी फेस टू फेस कर सकते हैं। अगर ज्यादा रिस्की है तो उसमें आप फर्स्ट कांटेक्ट टेलीफोनिकली करते हैं, और जब आपकी रेपो उससे कुछ ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है तो फिर आप फाइनल स्टेजेस पे उस शख्स के सामने जाते हैं, या मतलब मिडिल स्टेजेस में भी फेस टू फेस मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्सन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। अब ये फेस टू फेस जो, यानी बेनकाब, जब आप होके किसी को आमने सामने जाते हैं तो उस सूरत में क्या खदशात आपके जहन में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि इसमें बहुत जल्दी नहीं एंटर होना चाहिए फेस टू फेस। जैसे मैंने अर्ज किया कि इनिशियल स्टेजेस पे कोशिश करें कि फेस टू फेस ना जाएं। पहली स्टेज पे कोशिश करें कि आपका राब्ता बगैर आमना सामना किए हो, और अगर फिर आप कॉन्फिडेंट समझते हैं अपने आप को तो फिर फेस टू फेस भी जाया जा सकता है। उसमें सबसे पहले आप अपनी एंग्जाइटी का अंदाज़ा लगाएं कि क्या आप खुद तैयार हैं फेस टू फेस जाने के लिए या नहीं। और देन इलिसिट प्रॉमिस ऑफ नेगोशिएटर सेफ्टी, यानी आप उससे नेचुरली अगर फेस टू फेस जा रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात कार की हिफाजत के वादे को आप नुमाया करेंगे इसमें कि अगर फेस टू फेस जाना है तो आपने वादा, सिर्फ वादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आप उन हालात को इंश्योर करेंगे, क्योंकि वादा तो कोई भी कर देगा, बट उन हालात को इंश्योर करेंगे कि अगला शख्स जो है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, और बजाय इसके कि आप कोई मसले के हल की तरफ जाएं आप एक और नया मसला वहां क्रिएट कर दें। इसी तरह अगर किसी शख्स ने फेस टू फेस, आपने उस सूरत में नहीं जाना कि अगर उस शख्स ने गन तानी हुई है या पिस्तौल असला जो है उसने लोड किया हुआ है और आपकी तरफ पॉइंट भी किया हुआ है, तो उस सूरत में कभी चांस इस चीज़ का है, क्योंकि आमतौर पे वो निगोशिएटर जो है बाज़-औक़ात जो हॉस्टेज टेकर है वो गन पॉइंट पे आपसे मुज़ाकरात करना चाहता है। वो कहता है तुम सामने आओ, और वो आपको गन पॉइंट पे लेके मुज़ाकरात करने की कोशिश करता है। तो फिर वो आपने ऐसी सिचुएशन में अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेवर टर्न योर बैक ऑन द सब्जेक्ट्स। मुल्जमान पे आपने जिसे कह लें कि कमर नहीं फेरनी, हमेशा आई टू आई कांटेक्ट रखना है आपने, और
जो है उसकी तरफ कमर नहीं, आपने उसकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ना। और ये आपकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। इवन अगर आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, विड्रॉ करना है, तो भी आप ऐसे एंगल से और इस तरीके से कर सकते हैं कि आपकी वो विजिबल या विजुअल कांटेक्ट के अंदर रहें। जब आप जो ही आप उसकी साइट लूज कर देंगे, तो हो सकता है वो कोई ऐसा एक्शन करे कि जो आपने शायद ना सोचा हो या एक्सपेक्ट ना किया हो। अपने एस्केप के लिए हमेशा एक रास्ता ढूंढ के रखें कि अगर आप किसी सिचुएशन में निगोशिएट करने जा रहे हैं, तो अपने फरार के लिए, अपने लिए एक एग्जिट, एक निकलने का रास्ता हमेशा ढूंढ के रखें, सोच के रखें कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आपको वहां से निकलना पड़ता है इमरजेंसी में, तो आप निकल सकें। फिजिकल डिस्क्रिप्शंस भी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए फेस टू फेस कांटेक्ट से पहले। मतलब आप उसके हुलिये के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप ठीक ही शख्स के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज और बॉडी स्पेस जो है, उसमें भी आपको होशियार रहना है। आई कांटेक्ट के हवाले से होशियार रहना है। कोशिश करें कि आपको हमेशा किसी ना किसी चीज़ की आड़ आपके साथ अवेलेबल हो। अगर आप किसी सिचुएशन में खड़े हैं और फेस टू फेस निगोशिएट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप किसी जैसे सतून के साथ खड़े हो जाएं, या किसी ऐसी चीज़ के साथ खड़े हों कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फौरी तौर पे आप उसकी आड़ ले सकें। अचानक आप पे फायर हो तो आप उसकी आड़ ले सकें। और हमेशा बॉडी आर्मर का इस्तेमाल करें। वो खदशात लिखा गलती से गया है, यानी जिसे हम कहते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, बुलेट प्रूफ का इस्तेमाल करें जी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ये भी ज़हन में रखें कि अगर आप अपना वेपन साथ ले जा सकते हैं, तो हमेशा बेहतर होता है कि अपना वेपन जो है वो साथ रखा जाए। क्लोजली कोऑर्डिनेट विद टैक्टिकल बैकअप, यानी जो आपकी पीछे टीम है, जो आपकी ऑपरेशनल टीम है, उसके साथ आपको मुसलसल राब्ते में और कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। इसमें ये लिखा है कि जब धमाका खेज मवाद होने का इशारा हो, तो इस पर कभी गौर ना करें। मतलब इसका यही है बेसिकली कि उससे आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जो अगवाकार है वो कहे कि यहाँ पर मैंने बॉम्ब लगाया हुआ है और मैं इस बम को जो है वो ब्लास्ट कर दूंगा। तो बात यह है कि वो अगर उसने ये बम ब्लास्ट करना होता तो वो कर चुका होता। वो ये बेसिकली वो एक थ्रेट है। तो अगर वो इसको यूज करेगा तो नेचुरली वो अपने साथ, आपके साथ साथ जो है वो भी उसका निशाना बन सकता है। तो लेकिन इस चीज के बारे में आपको कॉन्शियस जरूर होना चाहिए, और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि इस सिचुएशन में कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल की मौजूदगी के चांसेस कितने ज्यादा हैं। लेकिन इस बहरहाल इस धमकी से कि यहाँ पर बॉम्ब फिट है और मैं अभी इसको ब्लो कर दूंगा, इस पर आपने जिसे कह लें कि परेशानी का इजहार नहीं करना। और यही कह सकते हैं कि जी इसका शिकार तो फिर सब लोग जहाँ बनेंगे जो कि जिसमें मुलजमान भी शामिल हैं। और हमेशा अपने ऑन सीन कमांडर जो है उससे अथॉरिटी लेके, उससे अप्रूवल लेके मुज़ाकरात में आगे बढ़ें। बेनिफिट्स और रिस्क्स, इन दोनों को हमेशा अपने ज़हन में रखें कि आप जो भी बात करने जा रहे हैं, जो भी काम करने जा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, और क्या नुकसानात हो सकते हैं। मुज़ाकरात कार का तारुफ, आप जब अपना तारुफ कराएं तो वो ऐसे कराएं कि मेरा नाम फलां है, मैं बलूचिस्तान पुलिस का या फलां थाने का मैं एहलकार हूँ और मैं मदद करना चाहूँगा। ये टिपिकल जुमले हैं कि जो जिनसे स्टार्ट लिया जाता है, और हमेशा इसी तरह से स्टार्ट लेना चाहिए गुफ्तगू का, क्योंकि सबसे पहले वो ज़ाहिर है कि आपकी आइडेंटिटी जानना चाहेगा कि आप कौन हैं और क्या वो सही बंदे से बात कर रहा है। और दूसरे नंबर पे वो ये जानना चाहेगा वो शख्स कि आपका इरादा क्या है, कि आप उसे के जान से मारने आए हैं, या उसको आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, या उससे आप मुज़ाकरात। तो पहले नंबर पे ही सबसे पहले आपने अपनी इंटेंशन जाहिर कर देनी है तारुफ कराते ही कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, नेगोशिएट करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया यहाँ।
तो लिहाजा ताकि आपका उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाए। मुतलका फर्द से पूछें क्या वो ठीक है, पूछें कि क्या कोई जख्मी या बीमार तो नहीं है, और पुरअमन हल के अज़्म को ज़बानी रूप दें, यानी उसको आप यकीन दिलाएं कि हम इस मसले का नॉन वायलेंट सोल्यूशन चाहते हैं और वर्बल कमिटमेंट से एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन जब आपने कराना है तो उसमें ये चंद चीज़ें आपने लाजमन क्लियर कर देनी है ताकि वो शख्स आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशन, यानी रिस्पॉन्सिव के जिसमें आपको आगे से रिस्पॉन्स ना मिल रही हो, कि आप राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से आपको कोई जवाब ना मिल रहा हो या आगे से कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। तो हो सकता है मुतलका फर्द कई वजूहात की बुना पर जवाब ना दे रहा हो। एक वजह ये हो सकती है कि आपको वो सुन नहीं रहा या वो आपको समझ नहीं पा रहा, कोई लैंग्वेज का इशू है, कोई डायलेक्ट का इशू है, या उसका कोई ज़हनी या जिस्मानी मसला है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहा, या आपकी कॉल या आपकी अप्रोच से वो उसको वापसी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या उसके कोई साइकोलॉजिकल मसाइल हो सकते हैं। और वो जिसे कहते हैं डिनायल, एक साइकोलॉजी में स्टेट जो है वो की जाती है बात कि जी एक बंदा एक स्टेट ऑफ डिनायल में है। आमतौर पे जो खुदकुशी करने वाले अफराद होते हैं वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में चले जाते हैं और फिर वो किसी की ना बात कोई सुनना चाहते हैं और ना किसी से कोई बात करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी का उस वक्त खात्मा करना चाहते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ डिनायल है। ये भी सूरत ख्याल हो सकती है कि अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा तो ऐन मुमकिन है कि वो डिनायल की हालत में हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें आपको रिस्पांस ना मिल रहा हो, यानी जवाब ना मिल रहा हो अपनी कॉल का, अपनी बात का। ये हो सकता है कि उस शख्स ने नशा किया हो और नशे की वजह से जो सब्जेक्ट है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बीमारी हो सकती है, वो जख्मी हो सकता है, कोई जिस्मानी मजूरी हो सकती है, या वो इस बात से या गिरफ्तारी से बचने के लिए भी हो सकता है कि वो बात ना कर रहा हो कि अगर मैंने बात की तो शायद मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। डोमेस्टिक सूरत हाल में मुतलका फर्द को मजबूत एहसास हो सकता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जो मैंने शुरू में आपको एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बताया था सक्खर में, कि एक शख्स ने अपनी फैमिली को उसने वो कर लिया, हॉस्टेज बना लिया। वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में था और वो किसी से बात करने को तैयार नहीं था। तो हमने फिर बड़ी मुश्किल से उसके करीबी कोई दोस्त रिश्तेदार उनको इकट्ठे करके, जिनमें से किसी एक आध शख्स की वो बात मानता या सुनता था, उसके ज़रिए हमने बातचीत करने की कोशिश की। और वो बिल्कुल ऐसी ही स्टेट में था कि उसने कुछ गलत नहीं किया और ये उसका हक है, और वो बात भी करने को तैयार नहीं था। लेकिन बहरहाल हमने बीच में एक जो है मिडल मैन के ज़रिए उससे बातचीत शुरू कर ली और उसको इंगेज किया। तो ऐसी सूरत हाल जो है इसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने खुदकुशी कर ली हुई है तो ये भी मुमकिन है कि या वो खुदकुशी करने वाला है या कर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड। मुतलका फ़र्द ऑलरेडी हो सकता है कि सब्जेक्ट जो है उसकी डेथ हो चुकी हो। ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा। हो सकता है मुतलका फ़र्द पहले से ही मौके से फ़रार हो चुका हो, और या मुतलका फ़र्द शायद वहाँ कभी था ही नहीं, या वो सो रहा हो। ये भी सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गैर जिम्मेदार वही नॉन रिस्पॉन्सिव हालात के लिए तजवीज़ करदा नुक्ता नज़र, यानी आपको किस नुक्ता नज़र या किस अप्रोच से नॉन रिस्पॉन्सिव सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। यकतरफा मुकालमे में शामिल होने के लिए तैयार रहें। फ़र्ज़ करें अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी बात कम से कम सुनी जा रही है, जवाब बेशक आगे से नहीं आ रहा, तो भी आप तैयार रहें और प्रिपेयर करें अपने आप को कि आपको वन साइडेड बातचीत हो सकता है करनी पड़े उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। मुतलका फ़र्द पर यकीन दहानी और गैर धमकी अमेज़ बयानात देने का आगाज़ करें। जैसे पहले भी बात हो चुकी है, राब्ता करने के लिए मुतलका फ़र्द के लिए सिर्फ दरख्वास्तें दोहराने से इज्तनाब करें। Avoid repeating requests for the subject to make contact,
यानी अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो चंद एक बार कोशिश करने के बाद बार बार उसे मत कहें कि वो जवाब दे। एंटिसिपेट सब्जेक्ट्स इमोशंस एंड लेबल देम, मुतलका फर्द के जज्बात का अंदाज़ा लगाएं। छाप लगाने से मुराद है लेबलिंग देम, कि अच्छा जी आप किसी शख्स के जज्बात को जब पढ़ रहे रीड कर रहे होते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये शख्स गुस्से में है, ये शख्स जो है किसी परेशानी के आलम में है, ये शख्स जो है इस वक्त नर्वस है, ये शख्स जो है ये वायलेंट हो रहा है। तो उसको आप लेबलिंग करें। ये मुख्तलिफ लेबल्स से मुराद ये है कि ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि वो किस तरह के जज्बात से गुजर रहा है। तो ऐसी सूरत में आपने उसको अप्रोच जब करना है तो आप उसको कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है जी आप खौफजदा हों, लेकिन हम आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, और मुतलका फ़र्द के जवाब के मुख्तलिफ तरीके तजवीज़ करें। यानी फिर आप फ़र्द अगर आप समझते हैं कि वो शख्स किसी ऐसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहा कि वो अपने जवाब को खुद कंपोज नहीं कर पा रहा, तो फिर आप उसके जवाब के भी सैंपल्स उसको दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी बात के जवाब में आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले भी मैंने आपसे कही कि ज़रूरी नहीं है कि अगर जवाब नहीं मिल रहा तो वो सुन भी नहीं रहा, हो सकता है वो सुन रहा हो। तो इसलिए आप गुफ्तगू बंद ना करें, डोंट गिव अप। जब तक कि आपको सिचुएशन का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं हो जाता तब तक आप उससे कांटेक्ट करने की या उससे गुफ्तगू करना बंद ना करें जी। नेक्स्ट स्लाइड। कल की इनकी असाइनमेंट थी तहरीके लब्बैक के जो धरने थे उनके हवाले से। इस किस्से को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मजीद। कल हमने बात यहाँ शुरू की थी और तहरीके लब्बैक के जो धरने 2017 में और 2021 में हुए उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे छोटी सी, कि आप लोगों ने अभी तक यकीनन उसके बारे में पढ़ लिया होगा, वैसे तो बड़ा ये सब जानते ही हैं, लेकिन मज़ीद आप लोगों ने कुछ ना कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश की होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये तहरीके लब्बैक के जो धरने थे उसमें उनको किस तरह हैंडल किया गया, यानी वो उनकी हैंडलिंग ठीक हुई या गलत हुई? अगर ठीक हुई हैंडलिंग तो अपनी रीजंस बताएं उसकी, और अगर गलत हुई हैंडलिंग तो उसकी भी रीजंस बताएं, और अगर गलत हुई तो क्या किया जाता, क्या हम करते कि इसमें जो जितना ब्लड शेड हुआ, नुकसान हुआ, अमलाक का भी, जानों का भी, पुलिस अफसरों की जाने गई, इसमें सिविलियंस की भी जाने गई, इस सब कुछ को कैसे अवॉइड किया जा सकता था नेगोशिएशन के अमल के ज़रिए, या आपका जो भी इसमें राय है। अताउल्लाह साहब। सर वालेकुम सलाम। सर उसमें उनका तो मुतालिबा था कि फ्रांस का जो सफीर है उनको आउट करो, और पुलिस बेचारे तो उनके साथ मजबूर थे, खड़े थे, उस पर दबाव था कि इनके इसको प्रेशर करो, इनको ऐसे करो वैसे करो। पुलिस बेचारे तो मजबूर है, उनका काम को तो जैसे लोग हल कर सकते थे उनका मसला था ये उनके साथ आप चेक करें, उनके साथ मसला हल करें। पुलिस बेचारे और उसके साथ जो पथरे का है वो का है, पुलिस बेचारे तो मजबूर है। उनका काम था सियासत, और सियासतदान जो लोग है ये उनके साथ मसला हल कर सकता। बाद में उन्होंने लोगों ने हल किया था। टेक्टिकल देखें, वो सियासी मसला अपनी जगह पे रहे। आप पुलिस के हवाले से बात करें कि पुलिस क्या ऐसा कर सकती थी कि इतने नुकसान से बचा जा सके। सर पुलिस वाले बेचारे तो मजबूर है, वो तो कतर खाने के लिए मजबूर है। अभी क्या करे पुलिस वाले तो नहीं, मजबूर चले एक हद तक मजबूर होते हैं, लेकिन इख्तियार भी तो होता है ना हमारे पास। अफनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, बिल्कुल पुलिस के पास भी इख्तियारात थे, कर सकते थे, करना चाहते। क्या क्या किया जाना चाहिए था आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल में तो सर बस एक हद होती है बर्दाश्त की। मेरे ख्याल में मेरे अंदाजे में तो बस लाठी चार्ज। आपके ख्याल में मुज़ाकरात से वो मसला हल किया जा सकता था या नुकसान को कम किया जा सकता था नेगोशिएशंस के जरिए? नहीं सर, मुज़ाकरात वगैरह से तो अगर हो जाता होना होता तो सर वो हो जाता, नहीं किया जा रहा था उससे, और लेकिन प्रेशराइज हो रहे थे
और तो ये एक पोजीशन अफनान साहब ने क्लियर लिया है कि मुज़ाकरात का उस ये लब्बैक वाले धरनों में कोई चांस नहीं था कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जा सकता है या नुकसान को कम किया जा सकता। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसएग्री करना चाहेगा? आप में से कोई है जो इनसे डिसएग्री करे? चौहान साहब आप बात करें। सर बिल्कुल, उस वाक़ये में अगर थोड़ा सा पुलिस अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करती, मतलब कि इन फ्रंट वो अगर पॉलिटिकल जो मेंबर थे या जिन्हों के साथ उनकी डिमांड थी और थोड़ा-सा अपना अगर उनके साथ मुज़ाकरात के तौर पर काम करते, तो यकीनन ये मसला इतना ज़्यादा क्रिटिकल ना होता, जो जिसमें पुलिस को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि सर इसमें जो ना हमारे जो आला ऑफ़िसरान थे, उसमें थोड़ा-सा उन लोगों ने मैटर को डिले कर दिया था सर। उन्होंने कॉन्टेक्ट में जो है थोड़ी-सा टाइम लगा दिया था सर, जिसकी वजह से पुलिस को ये मामला फ़ेस करना पड़ा। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि पुलिस ने कई जगहों पर जो है वो डिले कर दिया। अगर वो शुरू में कांटेक्ट कर लेते और मुज़ाकरात में एंगेज कर लेते लोगों को, तो हो सकता है कि इससे बेहतर तरीके से ये क्राइसिस मैनेज किया जा सकता है। जी, अच्छी बात है। बिल और कोई अपनी राय का इज़हार करना चाहेगा जी इस हवाले से? एमल साहब आप बात करें, आप बात करना चाह रहे थे। सर मेरे ख्याल में जो वहाँ पे हुआ था धरने में, इसमें पुलिस की खामी ये थी कि अगर वो, जैसे कि आपने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप कम से कम उस जगह को कंटेन करें, उसकी रोकथाम के लिए मतलब बैरिकेड्स वगैरह लगे, उस जगह को आइसोलेट करें। और उसके बाद ये धरने में हज़ारों लोग शामिल थे, हज़ारों में चंद ही ऐसे लोग थे जो मुश्तैल लोग हैं। उनका अगर पुलिस बर वक़्त उनके ऊपर कार्रवाई करती या उनको मतलब अरेस्ट करके किसी तरीके से उनको आइसोलेट करके ले जाते, तो मेरे नज़र में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि चंद लोग वहाँ पे जो है वो मुंतशिर हो गए और उन लोगों ने तोड़-फोड़ और लोगों को मारना शुरू किया। अगर उनको टारगेट किया जाता उन लोगों को और उनको अरेस्ट करके बर वक़्त ले जाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, मेरे नज़र में। ठीक है। जी, गुलाम अली साहब आप बात करें। सर इसमें पुलिस का मेरे हिसाब से तो माँ सिवाय अमन-अमान बरकरार रखने के और कोई रोल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इश्यू था। पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी सूरत में अपना रोल अदा कर सकती है जब उसके पास अख्तियार हो। यानी कि मुतालबात जो उनके थे उनको मानने का अख्तियार उनके पास हो। तो ये जबकि हुकूमत के पास था। तो इस वजह से जो है ना पुलिस का रोल तो मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे पुलिस का रोल, नीचे लेवल पे जहाँ पे जो अख्तियार होते हैं उसके तहत तो आप कर सकते हो ना। इसमें हुकूमती सरबराहान के अलावा यानी कि अभी सफ़ीर को आप नहीं हटा सकते। हाँ, एक रोल सिर्फ़ बन सकता है कि आप उनसे टाइम लेकर कि भाई हमें इतनी मोहलत दें कि हम ये आपका पैगाम हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के पास और कोई तो ऐसा पावर नहीं है, जो वो उनको मुज़ाकरात का कामयाब करा सकता सर। जी, मैं इस हद तक बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पुलिस के पास इख्तियार होना बड़ा ज़रूरी है, कोई भी काम करने के लिए। और शायद इस सिचुएशन में पुलिस के पास इख्तियार नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं दी जा रही थी। बिल्कुल मुमकिन है जी। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी समझता हूँ कि जहाँ देखें ये नेशनल लेवल का इशू ज़रूर था, लेकिन गाड़ियां जलाई गई या बंदे मारे गए वो तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एक जगह पर थी ना जी, और उसका जिम्मेदार उसका डीपीओ था। तो क्या डीपीओ साहब जो हैं या लोकल कमांड आरपीओ साहब, क्या उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते थे कि ये जो इतनी नुकसान हुआ, इतना जो लूटमार हुई, इतने लोगों की जान गई, गाड़ियां जलाई गई, ये जाहिर है ये तो लोकल कमांडर या लोकल पुलिस का काम है कि उसकी हिफाजत की जाए। वो नेशनल लेवल पे अगर लोकल पुलिस फेल हो जाएगी लोगों की जानो माल की हिफाजत करने में, तो जाहिर है नेशनल लेवल पे मुज़ाकरात में हुकूमत भी नाकाम हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कोई भी आप में से इसका जवाब दे सकता है।
मजीद सर ये जैसे सर कि मैंने पहले बताया कि डीपीओ साहब वो जो आप बता रहे हैं, उसका ये फर्ज बनता था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको आइसोलेट करते और जहाँ पे धरना था उस जगह को अच्छे तरीके से कॉर्डन ऑफ करते, बैरिकेड्स वगैरह लगाते और जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उस कोशिश करते उस जगह से वहां से निकालते, या उसकी सेफ्टी बिल्कुल पुलिस के ऊपर आती है। तो वो हमसे नहीं हुआ जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। तो बिल्कुल ये बात मैंने पहले कहा है कि जगह को आइसोलेट करना चाहिए था और उसको जितना हो सके कंटेन करना चाहिए था, बैरिकेड्स वगैरह लगा के या ट्रैफिक को डाइवर्ट करके वो जगह को आप अगर आइसोलेट करते हैं और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको वहां से निकालते तो इसका नुकसान नहीं होता। तो गुलाम अली साहब, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। सर यही है कि मजीद कैपेसिटी अपनी बढ़ानी चाहिए थी। आप उसको जो है ना, हालात जो आपको नज़र आ रहे थे उस हिसाब से आपको जो है थोड़ा बहुत मजीद फोर्सेस वगैरह मंगा के दूसरे डिस्ट्रिक्टों से और हुकूमत के साथ राब्ते में रहकर उनसे अहकामात लेकर जो है जितना कम से कम नुकसान का होता वो लाएअमल तय देखिए, करना चाहिए इसमें था। हमारे लिए सीखने की बात, लर्निंग पॉइंट क्या है इस सारे एपिसोड में हम लोगों के लिए लर्निंग पॉइंट एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी और डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों टाइम्स पे ये जब धरने हुए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस कंफ्यूजन का शिकार थी कि पता नहीं हमने इनको रोकना है नहीं रोकना, किस हद तक रोकना है, किस हद तक एक्शन हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हायर कमांड या गवर्नमेंट के लेवल की बात कि हमेशा हायर कमांड को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने नीचे वालों को एक क्लियर कट पॉलिसी दे, क्लियर कट डायरेक्शन दे, ताकि वो अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सके। लेकिन अब आ जाए मिडिल टीयर पे कि जो डीपीओज थे, आरपीओज थे, जो इलाकों के जिलों के इंचार्ज थे और उनकी टीम, उनके साथ एसएचओज, एसडीपीओज, इनका ये बहरहाल फर्ज था कि ठीक है, अगर कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं भी थी तो कम से कम सक्सेसफुली इनको कंटेन और आइसोलेट तो कर देते। और वो बात ठीक है कि वो कंटेन करने में और आइसोलेट करने में हम लोग चूंकि नाकाम हो गए तो इसलिए मुज़ाकरात भी नहीं हो सके। अगर हम उनको कंटेन कर लेते, आइसोलेट कर देते, तो शायद हम मुज़ाकरात भी कर लेते लोकल लेवल पे। ज़ाहिर है नेशनल लेवल के मुज़ाकरात, देखें जी, जिस भी ज़िले में अगर गुजरांवाला में लोग निकले थे तो वो उसी ज़िले के रहने वाले थे। अगर वो उस ज़िले के रिहायशी थे और वो डीपीओ और एसएचओ और डीएसपी जो कि रोज़ उनसे मिलता होगा, वो अगर अपना असर रसूख नहीं इस्तेमाल कर सके, अपनी गुडविल, अपना ट्रस्ट उनके साथ कि भाई कम से कम मेरे ज़िले में या मेरे इलाके में आप जो है ये तोड़ फोड़ ना करें या गिराव जलाव ना करें या लोगों की जान को नुकसान ना पहुंचाएं, इतना तो अपना लोकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके और अपनी पावर्स ऑफ नेगोशिएशन इस्तेमाल करके कोशिश की जा सकती थी नुकसान से कम करने की। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे खुदा न खास्ता अफसरान कोई जो थे वो नाअहल थे या उन्हें ऐसा पता नहीं था, लेकिन इस पे मजीद मेरे ख्याल है देखना पड़ेगा, मजीद इसको इन डेप्थ हमारी कमांड को भी देखना चाहिए, इसकी केस स्टडी को बड़ी एक्सटेंसिवली होनी चाहिए कि क्या अवामिल थे जिसकी वजह से हमारी लोकल कमांड भी जो है वो नुकसान को मिनिमाइज करने में कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, तो आगे चलते हैं जी हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ कि जो हाई रिस्क फैक्टर्स हैं हॉस्टेज सिचुएशन के अंदर, जहां रिस्क बहुत हाई होता है यानी खतरा बहुत हाई होता है, वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। इसमें मफरूजा ये है कि जैसे किसी वाक़े में मौजूद हाई रिस्क अवामिल की तादाद में इजाफा होता है, खुदकुशी के बाद कत्ल का अंदेशा बढ़ जाता है। मतलब हाई रिस्क फैक्टर्स अगर एक इंसिडेंट के अंदर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा इस चीज़ का चांस है कि जो हॉस्टेज टेकर है या वो कत्ल करेगा या वो खुदकुशी करेगा, यानी वायलेंस का अंदेशा बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। बसा औकात मुतासरीन के लिए ख़तरा मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो यरगमाली की सूरत हाल नहीं है, वो इजहार करें और गैर हकीकी यरगमाली के वाक़यात या मरदम कुशी। ये इससे ट्रांसलेशन से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ देता हूँ। द रिस्क टू विक्टिम्स इन सर्टेन सिचुएशंस वेरीज बिकॉज दे आर नॉट हॉस्टेज सिचुएशन, दे आर एक्सप्रेसिव एंड सूडो हॉस्टेज इंसिडेंट्स और होमिसाइड्स टू बी। इसको इस तरह से समझ लें कि किसी भी
सिचुएशन के अंदर जो विक्टिम को रिस्क है वो हर सिचुएशन के हिसाब से वेरी करेगा। किसी में लो रिस्क होगा सिचुएशन में, किसी में हाई रिस्क होगा। जो जैसे हमने पहले भी जाना कि इंस्ट्रूमेंटल जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें जो हॉस्टेज या विक्टिम की लाइफ जो है उसको बहुत हाई रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है और मकसद उनका यही होता है अपने मकासद हासिल करके विक्टिम को रिलीज करना। तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई नॉर्मली नहीं होता। इसी तरह जो एक्सप्रेसिव इंसिडेंट्स हैं यानी गुस्से में और जज्बात में, उसमें रिस्क हाई होता है। और बाज़ का सूडो हॉस्टेज इंसिडेंट्स भी होते हैं, यानी ड्रामेबाजी के लिए, जैसे कह लें कि तवज्जो हासिल करने के लिए किसी को हॉस्टेज या विक्टिम बनाया जाए, या हाई रिस्क सिचुएशन ये भी हो सकती है कि वाकई उसको कत्ल के इरादे से जो है वो हॉस्टेज बनाया गया हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो अवामिल कौन कौन से हैं हाई रिस्क वाले? मुतलका फर्द जानबूझकर एक ऐसी कार्रवाई का इर्तिकाब करता है जिसके मुतालिक वो जानता है कि पुलिस की जानिब से रद्द अमल और तसादम का सबब बनेगा। अब ऐसी सिचुएशंस में मसलन कोई क्रिमिनल, डेस्परेट क्रिमिनल है और वो चाह रहा है कि पुलिस उसके साथ कन्फ्रंटेशन करे ताकि वो 2-3 पुलिस वालों की जान ले ले, उसका मकसद ही ये हो सकता है। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है कि मुमकिन है ये बहुत हाई रिस्क सिचुएशन है कि वो शख्स इसीलिए इस क्राइसिस को उसने क्रिएट किया है या ये हॉस्टेज सिचुएशन बनाई है कि उसकी पुलिस से कन्फ्रंटेशन हो और तसादम हो। मुतासरा शख्स को मुतलका फ़र्द के ज़रिए पहचाना जाता है और बिलखुसूस मुंतखब किया जाता है, ख़ास तौर पर अगर इस मुतलका फ़र्द का मुतासरा फ़र्द के साथ रुमानवी ताल्लुक़ रहा हो, यानी या अगर ख़ानदान का भी रुख। कि जो करीबी रिश्ते होते हैं, मतलब अगर विक्टिम जो है वो हॉस्टेज टेकर का कोई करीबी रिश्तेदार है या उससे कोई उसका रोमांटिक ताल्लुक है, तो फिर ऐसी सूरत में विक्टिम की जान को बहुत खतरा होता है। अगर कोई शख्स जैसे अपने ही किसी बहन भाई या माँ बाप को या इवन बीवी बच्चों को हॉस्टेज बनाता है, तो उसमें रिस्क इस चीज़ का ज़्यादा है कि वो शख्स जो है वो उसकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। मुतलका फ़र्द और मुतासरा के दरमियान मसाइल की माजी की तारीख पुलिस की मुदाखलत की ज़मानत देने के लिए खासे शवाहिद हैं। यानी अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री या कोई प्रॉब्लम दो बंदों के दरमियान है, कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई रिश्ते का तनाज़ा है, कोई ऐसा पर्सनल, और एक शख्स ने दूसरे को हॉस्टेज बना लिया है, तो उसमें भी जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में आम तौर पे पुलिस को इंटरवेंशन जो है या फोर्स्ड एंट्री करनी पड़ सकती है। बाज़ किसी पे चाइल्ड अब्यूज़ के इल्ज़ामात लगाए गए होते हैं या विक्टिम ने किसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त वगैरह फाइल की हुई है। ये वो सारी सिचुएशंस हैं कि जो ज़ाती जो है उनका अनाद उसकी वजह हो, और ऐसी सिचुएशन में जब ज़ाती अनाद आ जाता है तो फिर उसमें ये हाई रिस्क सिचुएशन है, उसकी जान को ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। कोई ख़ास मुतालबा के साथ मिलकर मुतासरा फ़र्द के खिलाफ बराह रास्त मखसूस धमकियाँ या इसके direct specific threats against or actual injury to the victim combined with no substantive demand। यानी यहाँ कहने का मकसद ये है कि अगर विक्टिम जो है ऑलरेडी उसको थ्रेट्स दी गई हैं या उसको इंजर किया गया है और कोई ख़ास डिमांड नहीं की जा रही, तो फिर इसका मतलब है कि विक्टिम की लाइफ जो है वो ख़तरे में है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें गुज़श्ता इसी तरह के वाक़यात की तारीख भी है कि यानी अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है इस तरह के इंसिडेंट्स की उस शख्स की, मुतलका फ़र्द ने हालिया ज़िंदगी के मुतल्लिक दबाव का या मुतलका फ़र्द वही सब्जेक्ट है जो कि हमारा मुलज़म है हॉस्टेज टेकर के, उसने हालिया ज़िंदगी के मुतअद्दिद दबाव का तजर्बा किया है, यानी उसके वो ही इज़ अ लॉट अंडर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह होती है। और स्ट्रेस की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उसमें माली खसारा हो सकता है, मुलाजमत हो सकता है उसकी चली गई हो या प्रमोशन ना मिली हो, उसको इमोशनल जो है वो नुकसान पहुंचा हो, या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो। तो ये चंद ऐसे स्ट्रेस की रीजंस हो सकती हैं
जिसकी वजह से कोई शख्स पैनिक में आगे आके कोई ऐसी कार्रवाई करे। मुतलका फ़र्द का सकाफ़ती पस मंज़र, नुकसान की अहमियत या ताल्लुकात में ये अहमियत पर जोर देता है। ये मैं आपको अंग्रेज़ी में थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा कि कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट एम्फसाइजेस सिग्निफिकेंस ऑफ लॉस ऑफ फेस एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ माचो मेल डोमिनेंस इन रिलेशनशिप। यानी वो हमारे यहाँ आमतौर पे होता ये है कि जी हम क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अपना लॉस ऑफ फेस जो है अपनी कि हमारा हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जब कोई शख्स ऐसी किसी उलझन का शिकार हो जाता है कि जैसे वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ और लोग अब मेरी इज्जत नहीं करेंगे, लोग मुझे मर्द भी नहीं मानेंगे। इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं, इसके अंदर या अल्कोहल और ड्रग अगर उसने यूज़ की हुई है, इस सिचुएशन में भी लाइफ का रिस्क बहुत हाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ख़ानदानी या इमदादी निज़ाम की कमी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि हमारे माशरे में जो सोशल कंट्रोल है वो सबसे ज़्यादा फैमिली या ख़ानदानी निज़ाम के ज़रिए या हमारे कबायली निज़ाम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है इंसानों को, और कानून से ज़्यादा हम अपनी फैमिली और अपनी ट्रेडिशंस और अपने ख़ानदान और बिरादरी की बात जो है वो मानते हैं। अगर ये कोई ऐसा शख्स है यानी जिसने हॉस्टेज बनाया हुआ है हमारा मुल्ज़म, अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई दोस्त हैं, वो आइसोलेटेड है, तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि इसका मतलब है कि उसको फिर परवाह नहीं है कि उसकी फैमिली क्या कहेगी या उसके दोस्त क्या कहेंगे या उन पे क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। तो अगर उसकी फैमिली स्ट्रक्चर मिसिंग है, उसके फ्रेंड्स का स्ट्रक्चर मिसिंग है, तो फिर ये भी बड़ा डेंजरस आदमी है और ये किसी की जान को नुकसान आसानी से पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स वर्बली खुद कह रहा है कि मैं अपनी जान ले लूंगा, तो जाहिर है कि आपको उस पर बिलीव करना चाहिए अनलेस और अनटिल ये प्रूव हो जाए कि ये ड्रामा कर रहा है। अगर वो कह रहा है तो हो सकता है वो वाकई ये इरादा भी रखता हो। या एक और भी सूरत हाल ऐसी हो सकती है हाई रिस्क वाली कि अगर कोई शख्स अपनी वसीयत कर चुका है और उसने अपने मामलात ज़िंदगी जो हैं उनको को तरतीब देनी शुरू कर दी है, और ये आपके नॉलेज में आ गई बात, ये शख्स यहाँ आने से पहले फ़लाँ को अपनी वसीयत देकर आया है और अपने माली मामलात और दूसरे मामलात सेटल करके आया है, तो ये तो डेफिनेटली ऐसा केस है कि जो हो सकता है अपनी जान लेना चाहता और अपने साथ दूसरों की भी जान ले। सर ये एक स्लाइड में एक मफरूज़ा वाला सर जो था उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, खुदकशी के बाद कत्ल का अंदेशा बढ़ जाता है। जी जी, सर इस चीज़ को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, खुदकशी के वो थोड़ा बाद सा उर्दू में चूंकि ट्रांसलेट किया ना इंग्लिश से, तो वो जी थोड़ा सर। सा उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया है। मकसद ये है कि सुइसाइड का या होमिसाइड का जो खदशा है दोनों सूरतों में, कि अगर वो अपनी जान लेना चाहता है या दूसरे की जान लेना चाहता है, तो अच्छा दोनों अच्छा, सूरतों में वो खतरा बढ़ जाता है। ठीक सर, मैंने कहा क्योंकि जी जी, खुदकशी एक अलग कैटेगरी हाँ है नहीं और नहीं, कत्ल वो तो बेसिकली कहना यही चाह रहे हैं कि जी इन दोनों सूरतों का ठीक है सर, है, ठीक, क्योंकि थैंक यू। जी। और किसी का कोई सवाल है अगर तो बताए। थोड़ा हमने सा अभी मुझे सर अभी थोड़ी देर पहले हाई रिस्क फैक्टर्स पढ़े कि कौन एक सिचुएशन में हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कि जिसमें जान का खतरा ज्यादा होता है। वो कौन कौन से अवामिल हैं कि जिनकी वजह से किसी सिचुएशन के अंदर जान का खतरा ज्यादा हो जाता है और वो आपको असेसमेंट करनी चाहिए उसकी। वो कौन से अवामिल हैं, दो तीन बता दें, हमने तो काफी सारे पढ़े हैं। अवामिल सर इसमें कुछ ये है कि एक जगह अगर हम ऑपरेशन करते हैं सर, तो उस टाइम जो है हमें जान का खतरा ज्यादा होता है। जब हम कहीं पे जाते हैं रेड के सिलसिले में, उस दौरान भी जो है ना हमें जान का खतरा ज्यादा होता है सर। और दूसरा ये है कि अ, देखिए वो तो होता है, लेकिन अभी हमने जिन चीजों की बात की कि आप कैसे असेस करते हैं एक सिचुएशन को कि इसमें जान, जैसे आपको एक मिसाल मैं दे देता हूँ, अभी अभी हमने पढ़ी हैं चीजें कि अगर किसी शख्स का माजी में पुराना तनाज़ा है किसी दूसरे शख्स के साथ और उसने उसको हॉस्टेज बना लिया है, तो फिर ये एक हाई रिस्क फैक्टर है। इसी तरह बिल्कुल मंशियात अगर उसने इस्तेमाल की हुई हैं, तो ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर है। इस तरह के एक दो फैक्टर्स आप मुझे और बता दें।
सर ऐसा है कि 2016 या 17 में एक वाकया सर पेश आया था। मियाँ बीवी थे जिसमें उनका आपस में क्लैश चल रहा था और बीवी जो है मतलब वो किसी और मर्द के साथ खुश थी, जिसकी उसी के साथ रह भी रही थी। इवन कि वो बंदा जो था अपना पुलिस एम्प्लॉय था, जिसकी मिसेज़ दूसरे शख्स के साथ फिर रही थी। अदालत में केस चल रहा था बाकायदा तौर पर और पेशी से फारिग होकर जब वो बंदा अपनी ड्यूटी पर आया तो उसने अपनी मिसेज़ और उस शख्स को अ, एक साथ इकट्ठे रिक्शे में देखा, तो उसने उस शख्स पर धावा बोल दिया और एकदम हमला किया उसके ऊपर। हमला करके उसने जो है उस बंदे को मतलब मार दिया, जहाँ भाग कर दिया। ये मैं समझता हूँ सर एक हाई रिस्क में आता है क्योंकि ये उसके टारगेट में था सर, कि ये बंदे ने मेरी जो है मतलब इज़्ज़त पे या मेरी मिसेज़ को जो है सही है। मतलब अगर कल्चरल फैक्टर्स भी जो हैं, इसके अलावा हाई रिस्क फैक्टर अभी आपको बताया कि अगर एक शख्स है, उसकी फैमिली ही नहीं है, उसके कोई दोस्त ही नहीं है, उसका कोई खानदान ही नहीं है, तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर है कि क्योंकि उस शख्स के पास गंवाने के लिए, खोने के लिए बहुत कम कुछ है। गुलाम अली साहब आप बताएं। सर ये अभी जो आप थोड़ा बहुत पहले पे बता रहे थे ना कि यानी वो अगर किसी को वसीयत करके दे देता है या उसके अपनी फैमिली को ही उसने जो है ना वो किया होता है, हाईजेक किया होता है, या वो खुद को जो है ना खुदकुशी का कहता है कि भाई मैं खुदकुशी कर लूंगा, ऐसे अवामिल जो है ना फिर वो थोड़े संगीन हो गए। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं कि ये स्लाइड, एमल खान साहब आपने हैंड रेज किया, दोबारा बात करें आप। सर इसमें दो तीन चीजें और ऐड करना चाहूंगा। आपने कहा था कि जो बंदा स्ट्रेस में हो, मतलब जो माली नुकसान हुआ हो या उसकी प्रमोशन ना हो या सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो, तो वो हाई रिस्क फैक्टर में आता है सब्जेक्ट। और दूसरा आपने कहा था कि अगर वो कोई खास डिमांड ना कर रहा हो और ऐसे ही टाइम गुजार रहा हो, तो वो भी हाई हाई रिस्क फैक्टर में आता है। तीसरा ये है कि मतलब अगर वो बंदा ये कहे कि लॉस ऑफ फेस हो, कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगा या खानदान वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो लॉस ऑफ फेस जो है वो भी हाई रिस्क फैक्टर में आता है। बाकी तो आपने बता दिया, फैमिली और फ्रेंड्स वाला हो, ठीक, ये सारी हाई रिस्क चलें, फैक्टर। थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम जानना चाह रहे हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ये चंद एक यार्डस्टिक्स हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ, अब आप सही समत में बढ़ रहे हैं और आपकी कामयाबी के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो जो मुतल्लिका फ़र्द के कम्युनिकेशन का मवाद है, यानी कंटेंट ऑफ हिज कम्युनिकेशन। जब आपकी बातचीत हो रही है तो उसके कंटेंट से आपको पता चलेगा कि आप कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो पहली निशानी ये है कि धमकी आमेज पुरतशद्दुद ज़ुबान से गैर धमकी आमेज और गैर तशद्दुद ज़ुबान की जानिब मुंतकिल होना। यानी अगर वो शख्स, अब उसकी जो ज़ुबान है, लैंग्वेज है, पहले वो धमकियां दे रहा था और अब वो आपसे तकरीबन नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा है, तो ये पहली निशानी है कि ओके, अब आपकी बातचीत उसके साथ हो सकती है। या पहले गुस्से में बात कर रहा था या गालियां दे रहा था, अब उसने नॉर्मल टोन में बातचीत शुरू कर दी है, तो ये पहली निशानी है कि अब आप सही रुख में बढ़ रहे हैं। मुतल्लिका फर्द की निजी मालूमात का इंकशाफ, यानी अगर वो अपनी निजी मालूमात, ज़ाती मालूमात आपके साथ वो शख्स शेयर कर रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि वो अपनी कुछ ज़ाती बात आपके साथ, अपनी फैमिली के बारे में या दोस्तों के बारे में या कोई भी अपने किसी मसले के बारे में, ठीक, निजी मालूमात जो उसकी बिल्कुल प्राइवेट बातें हैं, अगर वो आपके साथ निजी मालूमात शेयर कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। जज्बाती से अकली मवाद की जानिब मुंतकिल होना, यानी अगर वो पहले जज्बाती था अब अकल की बात कर रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि आपकी मुज़ाकरात सही रुख पे है, चल रहे हैं। और इसके अलावा इस वाक़े से गैर मुतल्लिका मौज़ूआत पर अगर वो गुफ्तगू करने पे राज़ी है या ख्वाहिश रखता है, यानी ये हॉस्टेज सिचुएशन से हट के
अगर वो कोई और बात आपसे, लेट्स से कोई खाने पीने की बात हो सकती है, कोई उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, कोई भी और सब्जेक्ट अगर वो जो डिस्कस करने को तैयार है, तो ये भी एक निशानी है कि आप सही सिमत में बढ़ रहे हैं। और आपने ज़हन में ये देखिए, ये इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस आपने इसलिए ज़हन में रखने हैं कि यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि आपने कोशिश भी यही करनी है कि आप उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करें, उसको जज्बात से अकल की तरफ लेके आएँ, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें और उसके तशद्दुद आमेज़ रवैये को कम करें। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली थी कंटेंट और ये है फॉर्म, यानी पहले कम्युनिकेशन का मवाद था, अब उसकी फॉर्म में क्या फ़र्क आया है कि अगर उसकी आवाज़ पहले बहुत ऊंची थी, अब वो लोअर वॉइस टोन में, लो टोन में बात कर रहा है, तो ये एक निशानी है। पहले बहुत तेज तेज बात कर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है, तो ये एक निशानी है कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो तवील गुफ्तगू कर रहा है, पहले बहुत थोड़ी बात कर रहा था, अब आपसे वो डिटेल में गुफ्तगू कर रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि हाँ, अब आपकी और उसकी रेपो आपस में डेवलप हो रही है और मुमकिन है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएं। या अगर वो आपसे या निगोशिएटर से या मुज़ाकरातकार से खुद गुफ्तगू करने की ख्वाहिश करता है और वो कहता है जी मेरी बात कराई जाए, मतलब वो बात नजर आ रहा है कि वो आपसे बात करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आप उसको हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जी। कुछ और इशारे भी हैं, जैसे पुरतशद्दुद रवैये में कमी, यरगमाल और मुतासरीन की रिहाई, किसी वाक़े के बगैर डेडलाइन से गुजरना। मसलन उसने कहा कि जी मैं 12 घंटे के अंदर अगर मुझे फलां चीज़ ना मिली तो मैं इनकी जान ले लूँगा, और 12 घंटे गुजर जाते हैं और वो किसी की जान नहीं लेता या कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। तो समझ लें कि आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसको ज़ाहिर है कोई उम्मीद हो गई है, वरना वो अपनी डेडलाइन पे कार्रवाई करता। और फिर मुज़ाकरातकार और मुतल्लिका फ़र्द के बामी हम-आहंगी का क़याम, मतलब उनकी आपस में रेपो डेवलप हो रही है। अगर आपको लगता है कि जी आपकी उसके साथ एक हम-आहंगी, रेपो क्रिएट हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है। मुज़ाकरातकार की तजावीज़ पर अमल करने की ख्वाहिश में इज़ाफ़ा, यानी अगर वो अपने आप को विलिंग शो करता है, आप कोई सजेशंस देते हैं और वो पॉजिटिवली रिप्लाई करता है आपकी सजेशंस के ऊपर, आपकी तजावीज़ पर अमल करने की का इरादा ज़ाहिर करता है, तो ये भी बड़ी क्लियर कट निशानी है कि हम ठीक समत में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी जो टास्क आपको दिया गया थोड़ी देर पहले, जो एक्सरसाइज, ये हम टॉपिक आज कवर कर लेंगे, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहीं से कल दोबारा शुरू करेंगे हम अपनी गुफ्तगू। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, क्योंकि आपने वो असाइनमेंट भी करनी है, कि बेसिकली क्राइसिस मैनेज करने के लिए, कोई भी क्राइसिस, आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे आपको असाइनमेंट में भी यही बात पूछी गई है, तो ये ट्रायंगल या ये ट्रायड जो है, इसको अपने सामने रखें, अपने जहन में रखें कि टॉप पे है ऑन सीन कमांडर, जो ज़ाहिर उस सारे सिचुएशन को, ये ट्रायंगल जो है ये क्राइसिस है, इसको समझें कि ये वो क्राइसिस सिचुएशन है, ये वो बहरान है। इसके टॉप पे ऑन सीन कमांडर है जो सारी चीज़ों को कमांड कर रहा है, और उसके पास दो टीम्स हैं, एक उसकी टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक टीम है जो कि तमाम कार्रवाइयाँ करने के लिए, जिसने बैरिकेड किया हुआ है, चीज़ों को कंटेन किया हुआ है, और फोर्स एंट्री या स्नाइपर्स और या केमिकल एजेंट या किसी भी और तरीके से वो फुली प्रिपेयर्ड हैं कार्रवाई करने के लिए। और दूसरा मुज़ाकरात कार की टीम, उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुज़ाकरात कार हो, उसमें एक पूरी टीम हो सकती है जो कि मुज़ाकरात या नेगोशिएशंस कर रही हो, उसमें एक लीड नेगोशिएटर हो सकता है और बाकी उसके साथ उसके असिस्टेंट नेगोशिएटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए।
एक रूल है जी, बड़ा सिंपल और क्लियर, कि निगोशिएटर्स डोंट कमांड एंड कमांडर्स डोंट निगोशिएट। तो जो मुज़ाकरात कर रहा है शख्स, वो कभी भी कमांड नहीं करता, वो हुक्म नहीं देता, और कमांडर कभी भी गुफ्तो शनीद नहीं करता, मुज़ाकरात नहीं करता। तो इन दोनों का को हमेशा फर्क जो समझना भी चाहिए और उस फर्क को मेंटेन भी करना चाहिए। कि इस पे कल डिस्कशन करेंगे, सोच के आइएगा कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कमांडर को गुफ्तो शुनीद करनी चाहिए, और क्यों नहीं मुज़ाकरातकार को जो है वो ऑर्डर्स देने चाहिए। इस पे कल फिर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचें आप कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट स्लाइड जी। मेरा ख्याल है आबिद साहब हम यहाँ पर रुक जाते हैं, पिछली स्लाइड पे चले जाइएगा जी। ये हम फूड फॉर थॉट इनको दे रहे हैं, कल यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे कि जी आपको ये बात हमने समझाई कि बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट्स हैं एक क्राइसिस मैनेजमेंट के। नंबर 1 कमांडर, नंबर 2 उसकी टैक्टिकल टीम या ऑपरेशंस टीम, और नंबर 3 उसकी निगोशिएशन वाली टीम, मुज़ाकरात वाली टीम। और मुज़ाकरात वाली टीम जो है उसकी भी एक अपनी कॉम्पोजिशन है। बाज़-औक़ात मुज़ाकरात वाली टीम में सिर्फ एक बंदा होता है, बाज़-औक़ात उसमें बहुत 5-6 लोग भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है अगेन सिचुएशन पे कि, लेकिन ये 3 लाज़मी एलिमेंट्स हैं, टैक्टिकल टीम का होना, मुज़ाकरात वाली टीम का होना और कमांडर का होना। और कल हम डिस्कशन ये करेंगे कि हर एक का अपना-अपना रोल है, और वो रोल जो है बेस्ट तरीके से कैसे सरअंजाम दिया जा सकता है, और एक दूसरे के रोल में जो है क्या हमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्या वो हर टीम जो है अपना अपना रोल करने की बजाय दूसरों के रोल्स को ओवरलैप कर सकती है या नहीं, या कमांडर को निगोशिएट करना चाहिए या नहीं, या निगोशिएटर को कमांड करना चाहिए या नहीं। ये इसके बारे में सोचिएगा, पढ़िएगा, कल यहाँ से बात शुरू करेंगे। मुझे आप इजाज़त दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई वुड लाइक टू बेग लीव। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। So yeah, thank you so much, sir, and it has been a wonderful session once again. Let's meet on Monday, hopefully same time. इंशाल्लाह मंडे को जी, बिल्कुल मंडे 3 o'clock। 3 o'clock. अल्लाह हाफिज। Hafiz.